बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर फवाद ताहिर कैकाउस। वेलकम टू स्पाई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 हमारे पास एक अहम इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके अंदर से एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स आप लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। एक बार फिर से आपके साथ मैं रिकॉल करवा दूं कि लास्ट लेक्चर में आपने ये पढ़ा था कि अगर हमें किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना हो या हमें उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करना हो तो हम उसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और टेल से उसको मिला देते हैं, तो हमारे पास उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बन जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स ये देखिएगा कि हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, हमने कंसिडर किया, और इसके अंदर हमने वेक्टर ए जिसको मैंने ओ एम से रिप्रेजेंट किया, वेक्टर बी जिसको मैंने ओ एन से रिप्रेजेंट किया। ये दोनों वेक्टर्स मैंने एक ही प्लेन में लिए हैं और वो दोनों एक्स वाई प्लेन में हैं। अब अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ऐड करने का बड़ा फेमस रूल है, ग्राफिकल रूल, हेड टू टेल रूल। तो उसकी मदद से जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास है कि रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है वो अपीयर हो जाता है। ये जो मेथड हेड टू टेल रूल है बेटा, ये हेड टू टेल रूल मेथड हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो बेटा अगर हमारे पास ग्राफिकली हमने इसको ऐड नहीं करना, आई मीन टू से कि फ़र्ज़ कर लीजिए हमारे पास उसने वेक्टर कुछ इस तरह से दिए हैं जिसके अंदर उसने उसको कैलकुलेशन शामिल कर दी है, तो अब इसको हम ग्राफिकली हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड नहीं कर सकते। अगर हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, आज का आर्टिकल हमारा यही है। तो आइए इसको देखते हैं डिटेल में। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो वेक्टर्स ए और बी को हमने ऐड किया, ओ एम और एम पी। जब दोनों वेक्टर्स ऐड हुए तो हमारे पास रिजल्टेंट ओ पी आ गया। अब हम इन तमाम वेक्टर्स को इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैंने वेक्टर ए को रिजॉल्व किया, इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और फिर इसकी टेल को इस परपेंडिकुलर से ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से मेरे पास वेक्टर ए के एक्स और वाई कंपोनेंट जो हैं वो अपीयर हो गए। बिल्कुल ऐसे ही वेक्टर बी के कंपोनेंट्स को डिवाइड किया, बिल्कुल ऐसे ही वेक्टर बी के कंपोनेंट्स बनाए और रिजल्टेंट वेक्टर आर के कंपोनेंट्स हमने बना दिए। इस तरह से आपने तमाम वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो बना लेने हैं। देन उसके बाद अगर आप डायग्राम गौर से देखें तो ओ एन जो है वो ओ एल और एल एन से मिलके बना है। बिल्कुल अगर आप डायग्राम को गौर से देखें और इस वाले पोर्शन को देखें तो ओ एन जो है वो ओ एल और एल एन से मिलके बना है। और फिर अगर आप देखिएगा कि जो एल एन वाला पोर्शन है वो एम क्यू के बराबर है, तो अगर एम क्यू मेरे पास बी एक्स है तो फिर एल एन जो है वो भी मेरे पास बी एक्स ही होगा बाय द हेल्प ऑफ इक्वल वेक्टर। तो फिर मैं इस एल एन को एम क्यू से रिप्लेस करके तो लिख सकता हूँ आर एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स। तो स्टूडेंट्स, ये आर एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स जो आया ये क्या है? बेसिकली हमने ये देखा कि जितने भी हमारे पास वेक्टर्स जो ऐड हो रहे हैं उनके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड किया जाए तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाता है।
यानी कि आर एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स। स्टूडेंट्स बिल्कुल ऐसे ही अगर हम अगेन डायग्राम को देखें तो एन पी जो है वो एन क्यू प्लस क्यू पी के बराबर है, और अगर आप गौर करें तो एन क्यू जो है वो एल एम के बराबर है, यानी कि मैं इक्वल वेक्टर की मदद से इसको भी ए वाई लिख सकता हूं। तो फिर अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो आर वाई इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी वाई, तो हमने क्या देखा कि वाई कॉम्पोनेंट्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास रिजल्टेंट का वाई कॉम्पोनेंट अपीयर हो जाता है। तो आपको यहाँ तक तो मालूम हो गया कि अगर हमें रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स निकालने हैं तो हमें उन तमाम वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा जिनको हम ऐड कर रहे हैं। फिर जितने भी x कंपोनेंट हैं उनको ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट निकल आएगा, और जितने y कंपोनेंट हैं उसको ऐड करेंगे रिजल्टेंट का y कंपोनेंट निकल आएगा। तो फिर हमें मालूम है कि आर एक्स आई और आर वाई जे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं आर के, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर हमारे पास ये रहा। आर एक्स और आर वाई की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है वो अपीयर हो जाएगा। और इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये तमाम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ऐड करके निकाला गया है जितने वेक्टर्स ऐड हो रहे थे, लिहाजा हम कह सकते हैं इट इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स व्हिच आर बीइंग एडेड। तो इस तरह से हम कंपोनेंट्स की मदद से रिजल्टेंट को फाइंड करते हैं। तो बेटा अगर रिजल्टेंट वेक्टर है तो इसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला वही है जो हमने पहले पढ़ा, x कंपोनेंट का स्क्वायर y कंपोनेंट का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करके तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे अगर आप देखें तो x कंपोनेंट सारे का सारा ये है, y कंपोनेंट सारे का सारा ये है, तो अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड निकालूं तो हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर, और उनको ऐड करके अंडर रूट ले लिया तो ये रिजल्टेंट वेक्टर निकल आया। बिल्कुल ऐसे ही अगर मेरा बेटा डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या था, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। तो अगर y कंपोनेंट और x कंपोनेंट की वैल्यूज़ को पुट किया जाए तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन जो है वो निकल आती है। स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं कि हमारे पास जो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं वो दो हों, हो सकता है हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स भी हों जो कि एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इसको समझाने के लिए पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी डेफिनेशन है वो क्लियर कर दूं, और वो है कोप्लेनर वेक्टर्स। कि कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, आइए पहले इसको देखते हैं। बेटा कोप्लेनर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाए होते हैं, जो एक ही प्लेन में होते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपके साथ एक डायग्राम शेयर करता हूं कि मेरे पास एक 2D प्लेन है, x और y एक्सिस से मिलके बना। इसके अंदर मेरे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं a b c d। ये सारे के सारे वेक्टर्स जो मैंने बनाए आर्बिट्री डायरेक्शन में हैं, लेकिन सारे के सारे एक ही प्लेन में हैं, एक्स वाई प्लेन में, इसलिए हम इन तमाम वेक्टर्स को कोप्लेनर कहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारे पास 2D की बजाय 3D हो तो फिर क्या होगा। बेटा 3D के अंदर मैंने वेक्टर्स कुछ इस तरह से बनाए कि तीन वेक्टर्स मेरे पास एक्स वाई प्लेन में हैं और एक वेक्टर जो है वो वाई जेड प्लेन में है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि 3 डायमेंशंस में हमारे पास 3 प्लेन होते हैं। तो इसके अंदर वो वेक्टर्स ए बी सी जो एक्स वाई प्लेन में हैं ये सारे के सारे तो कोप्लेनर होंगे, लेकिन डी जो है वो वाई जेड प्लेन में होने की वजह से कोप्लेनर नहीं कहलाएगा। तो ये बेटा कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं। तो आइए अब वापस चलते हैं। अगर हमारे पास बेटा कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएं, यानी कि 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हों जो सेम प्लेन में लाई करते हैं और उनका रिजल्टेंट मुझे फाइंड करना है, तो हम फर्ज करते हैं वी हैव कोप्लेनर वेक्टर्स ए बी सी एंड सो ऑन। तो बेटा हमारे पास अगर आप ऊपर देखें
जब दो वेक्टर्स थे तो हमने तमाम के एक्स कंपोनेंट को ऐड करके स्क्वायर किया था, तमाम के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके स्क्वायर किया था। अगर 3 होते तो क्या होता, सी एक्स और सी वाई आ जाता। 4 होते तो क्या होता, डी एक्स और डी वाई आ जाता। बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास ये अपीयर होता है, और ऐसे ही डायरेक्शन जो है वो हमारे पास ये अपीयर हो जाती है। तो अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हुए जिनको आप ऐड कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो मैग्नीट्यूड के लिए तमाम के एक्स कंपोनेंट को ऐड करके स्क्वायर करें, तमाम के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके स्क्वायर करें और उसका अंडर रूट ले लें। और डायरेक्शन के लिए तमाम के वाई कंपोनेंट्स को डिवाइड करें तमाम के एक्स कंपोनेंट से। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से रिजल्टेंट को फाइंड करते हैं। आखिर में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है वो डिस्कस करते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। वो स्टेप्स बेसिकली क्या हैं, वो वही हैं जो मैंने आपके साथ अभी इस आर्टिकल में डिस्कस किए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक्स और वाई कंपोनेंट जितने भी वेक्टर्स हैं उनके एक्स और वाई कंपोनेंट जो है वो फाइंड करेंगे। देन हम क्या करेंगे, हम जितने भी वेक्टर्स हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं उन तमाम के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही तमाम के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट हम फाइंड करेंगे। अगर आपको रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और अगर डायरेक्शन चाहिए तो हम डायरेक्शन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा ये हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अगर आप इन स्टेप्स को याद कर लें, समझ लें, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने पढ़ा वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हमने क्या क्या करना है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर बना लिया था और उसका डायरेक्शन जो है वो भी हम लोगों ने फाइंड कर ली थी कि हमारे पास एक अगर रिजल्टेंट वेक्टर आर है तो वो आर एक्स आई प्लस आर वाई जे होगा, और उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए थीटा tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स होगा। मैं थीटा के बारे में आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा दूं। आपको मैंने बहुत क्लियर बताया था कि थीटा जब भी मेजर किया जाता है, मैथमेटिक्स में तो कोई भी एंगल थीटा हो सकता है, लेकिन फिज़िक्स में जब भी एंगल थीटा मेजर किया जाता है ये हमेशा बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसको मज़ीद समझाने के लिए मैं आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आता है, ये रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे मौजूद होता है, वो हमें कैसे पता लगेगा, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। हमारे पास एक्स वाई प्लेन है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो ओरिजिन है। आप सब जानते हैं कि ओरिजिन से राइट साइड पर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, लेफ़्ट साइड पर एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। अगर आप ओरिजिन से ऊपर जाएं तो वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, नीचे जाएं तो वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो ये जो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है, इसके अंदर हमारे पास ये कुछ 4 एरियाज़ जो है वो बन जाते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाए। इन चारों एरियाज़ को हम लोग यहाँ पर स्पेशल नाम देते हैं और उनको क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। ये पहला एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो कि पॉजिटिव एक्स वैल्यूज़ और पॉजिटिव वाई वैल्यूज़ से मिलके आता है। दूसरा एरिया हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, जो कि नेगेटिव एक्स वैल्यूज़ और पॉजिटिव वाई वैल्यूज़ से मिलके आता है। तीसरा एरिया हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, जो कि नेगेटिव एक्स वैल्यूज़ और नेगेटिव वाई वैल्यूज़ से मिलके आता है। और लास्ट वन फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है, जो कि पॉजिटिव एक्स वैल्यूज़ और नेगेटिव वाई वैल्यूज़ से मिलकर आता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपको यहाँ तक ये अंदाज़ा हो गया कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई प्लेन, उसके अंदर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अभी जो रिजल्टेंट हमारे पास है वो इन चारों में से कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसको देखते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ।
फ़र्ज़ कर लीजिए हमारे पास एक रिजल्टेंट है और वो हमने कैलकुलेट किया, आ गया 2i + 5j। i के साथ आपको पता है कि इसका x कॉम्पोनेंट होता है, j के साथ y कॉम्पोनेंट होता है। तो rx हमारे पास यहाँ पे 2 है जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, ry हमारे पास 5 है जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। अगर आप इन दोनों को देखें तो x भी पॉजिटिव हो, y भी पॉजिटिव हो, तो हमारे पास रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में आता है? जी बिल्कुल बेटा, अगर आपने पीछे बात मेरी सुनी है तो आप यकीनन इसको कहेंगे कि सर हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं वेक्टर को थोड़ा सा चेंज कर दूं, -2i + 4j करूं, तो आपको मालूम हो गया होगा कि x नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव हो गया, तो अब हमारा रिजल्टेंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं रिजल्टेंट को मज़ीद चेंज करूं और मैं आपसे कहूं कि अब मुझे बताएं कि ये रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो यकीनन आप कहेंगे कि सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और ऐसे ही रिजल्टेंट को हम ये ले लें और इसके कंपोनेंट्स को देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने चेक कर लेना है कि रिजल्टेंट जो आपके पास आया है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और इस चीज़ से आपको दो बातें जहन में रखनी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात कि रिजल्टेंट हमारे पास चारों क्वाड्रेंट्स में से किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है, ज़रूरी नहीं पहले में, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी। कैसे, वो आपने अभी देखा। नेक्स्ट जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है और थोड़ी सी अजीब भी है, इट ऑलवेज मेड एंगल विद एक्स एक्सिस ओनली एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। मैंने ये बताया आपको कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये जिस क्वाड्रेंट में भी आएगा वहां पर ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा और उसको फाई कहेंगे। आप लोग परेशान होंगे, आप लोग कहेंगे सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि एंगल तो थीटा होता है और वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं। तो बेटा मैं अभी भी उसी बात पे कायम हूँ। इसी चीज़ को, इसी एम्बिगिटी को दूर करने के लिए मैं आपके साथ मज़ीद कुछ बातें शेयर करता हूँ। बेटा फ़र्ज़ कर लीजिए आपका वेक्टर जो है वो पहले क्वाड्रेंट में है और मैंने आपको भी बताया कि ये जो भी एंगल बनाएगा वो फाई कहलाएगा, ये उसका एंगल फाई है। लेकिन अगर आप गौर से उसी बात को देखें जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एंगल मस्ट बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंगल हमारे पास जो है वो इस रेड कलर में आपको दिखाया गया कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो लिहाजा आपने देखा फाई में और थीटा में कोई डिफरेंस नहीं है। तो पहले क्वाड्रेंट में तो हमारे पास फाई भी वही है जो थीटा है। तो फिर ये मैंने आपको क्यों फाई कहा, इसको समझाने के लिए हम फर्ज करते हैं कि वेक्टर हमारे पास अब सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो बेटा अगर इस सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ज़रा गौर से देखिएगा, मैंने एंगल किसके साथ बनाया, मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के साथ बनाया जो कि फाई है। और फाई कैसे निकलेगा, फाई का फॉर्मूला वही है tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। आप बिल्कुल ऐसे ही फाई निकालेंगे। लेकिन हमारा एक्चुअल एंगल ये नहीं है। आपको पता है कि एंगल हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, यानी कि ऐसे, जो कि आपको रेड कलर में दिखाया गया। हमें ये एंगल थीटा चाहिए, हमें फाई नहीं चाहिए। तो फिर ये थीटा कैसे निकालेंगे बेटा? टोटल एंगल अगर आप लोग गौर से देखें तो टोटल एंगल 180 डिग्री का बनता है। 180 डिग्री में से ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन वो फाई है। अगर आप 180 में से फाई को माइनस कर दें तो आपके पास थीटा निकल आता है जो आपको चाहिए। इसका मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपके पास रिजल्टेंट है तो उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए एंगल हमारे पास सिर्फ थीटा नहीं है बल्कि 180 डिग्री माइनस फाई है, और फाई यहाँ पर tan इनवर्स y ओवर x। बिल्कुल बेटा इसी पैटर्न पे अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि रिजल्टेंट हमारे पास तीसरे क्वाड्रेंट में है तो फिर वो एंगल फाई अगेन x एक्सिस के साथ बनाएगा, लेकिन एक्चुअल एंगल ये नहीं है। एक्चुअल एंगल ये है जो मैं आपको रेड कलर में दिखा रहा हूँ। अब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल हमारे पास एंगल ये 180 का है। 180 में अगर मैं ये वाला पोर्शन शामिल कर दूं तो मेरे पास एंगल थीटा निकल आएगा। बिल्कुल ऐसे ही हम
180 में फाई को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका एक्चुअल एंगल निकलेगा जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो फिर क्या, फिर हमारे पास जो बेटा एक्चुअल एंगल है वो हमारे पास ये है। अब ये निकालने के लिए कंप्लीट एंगल देखें, टोटल एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। अगर मैं 360 डिग्री में से ये वाला पोर्शन जो है वो माइनस कर दूं तो हमारे पास थीटा निकलेगा 360 डिग्री माइनस फाई। तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में इस तरह से एंगल निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने इस डिस्कशन से ये बात क्लियर की कि पहले क्वाड्रेंट में तो हमारे पास कोई मसला नहीं है, लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में हमारे पास डिफरेंट एंगल्स बनते हैं। आइए इसको एक छोटी सी समरी के साथ देखते हैं, और ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। पहला स्टेप कि अगर तो रिजल्टेंट आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि x भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो थीटा हमारे पास tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स है। अगर रिजल्टेंट हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि x हमारे पास नेगेटिव है, y हमारे पास पॉजिटिव है, तो फिर एंगल थीटा हमारे पास tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स नहीं है, बल्कि 180 डिग्री माइनस फाई है, और फाई वही tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, भूलिएगा नहीं। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी कि x भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो फिर थीटा हमारे पास 180 डिग्री प्लस फाई है, और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फिर एंगल हमारे पास 360 डिग्री माइनस फाई है। तो बेटा इस तरह से आपने डिटर्मिनेशन ऑफ द एंगल ऑफ रिजल्टेंट निकाला, और आपने देखा कि किस तरह से एंगल जो है वो वेरी करता है। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मज़ीद मैं आपके साथ आखिर में एक न्यूमेरिकल जो है वो लाजमी शेयर करना चाहता हूँ, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसके लिए मैंने एग्जांपल ली कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं और वो लोकेट करते हैं ए और बी के ऊपर, जैसे कि आपको दिखाया गया। मुझे दोनों मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन फाइंड करनी है, किसकी, इस वेक्टर की, b माइनस ए की। यानी कि मुझे पहले b माइनस ए वैक्टर निकालना है, एंड देन उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है कि वो क्या होगी। आइए इसको देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त सबसे पहले डाटा लिखते हैं, जो चीज़ उसने हमें दी होती है, देन वो चीज़ जो हमें फाइंड करनी होती है वो लिखते हैं, एंड देन अपना सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो चूँकि पहले हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड किसकी फाइंड करनी है, b माइनस ए की, तो पहले हमारे पास b माइनस ए होना चाहिए। तो हम पहले b माइनस ए जो है वो फाइंड करते हैं। जब b माइनस ए फाइंड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा बेटा -5i -4j। अब अगर आप यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी बताया कि x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास b माइनस ए की मैग्नीट्यूड जो है वो वैल्यूज़ को पुट करके 6.4 आती है। तो हमारे पास b माइनस ए की मैग्नीट्यूड जो है वो 6.4 है। अब चूंकि यहाँ पर हमें उसने यूनिट्स नहीं दिए हुए, तो हम आखिर में यहाँ पर इसका आंसर जो है वो 6.4 यूनिट्स लिखेंगे। ठीक है मेरा बेटा। अब आते हैं डायरेक्शन की तरफ। बेटा डायरेक्शन के लिए हमारे पास जो वेक्टर है वो है b माइनस ए 5i -4j। अभी मैंने आपको बताया कि आपने पहले ये देखना है कि रिजल्टेंट आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, देन उसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो आइए पहले देखें, हमारे पास इसका x कंपोनेंट जो है वो है -5 नेगेटिव, y कंपोनेंट जो है वो है -4 नेगेटिव। तो कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है, 180 डिग्री प्लस फाई। मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। अब मैंने यहाँ पे फाई बताया, फाई है tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, और मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट की तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 39 डिग्री निकला। अब चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और आप लोग पढ़ चुके हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होता है 180 डिग्री प्लस फाई, यहाँ पे फाई की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर में 219 डिग्री निकला। यानी कि ये रिजल्टेंट जो है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है और 219 डिग्री एंगल बना रहा है। तो बेटा इस तरह से आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के आर्टिकल को कंप्लीट स्टडी किया, और उसके ऊपर मैंने आपको एक एग्जांपल भी करवा दी। तो स्टूडेंट्स,
आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।